श्रेयांशी लाल जोड़े में सजी धजी आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी वह। थोड़ी देर पहले ही तो पार्लर से आई थी। वैसे तो पार्लर वाली ने उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखी थी, पर फिर भी उसका चेहरा फीका लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, जिससे ये साबित हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वो बिना किसी भाव के दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी। दिल का बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया था उससे। उसके साथ आने वाली जिंदगी के न जाने कितने ख्वाब बुने थे, पर अब हकीकत कुछ और ही थी, जो उसने अपने ख्वाब में भी ना सोची थी। तभी कमरे के बाहर दो औरतों की आवाज आई, जो आपस में बातें कर रही थी। पहली औरत, अरे बहन, ये लड़की तो मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुई है। एक तो इतने बड़े डॉक्टर की बेटी है, और देखो इसका दूल्हा आईपीएस अधिकारी है। बड़े ही भागों वाली है ये छोरी। दूसरी औरत, 20 लाख रुपए दे रहे हैं डॉक्टर साहब, सारा दहेज भी दे रहे हैं। इतने में तो एक आईपीएस भी अपनी दुम हिलाने लग जाए, और इतना दे रहे हैं सो तो लगता है कि लड़की में कोई कमी है। पहली औरत, अरे पागल हो क्या बहन, लड़की इतनी अच्छी वकील है, और पूरे परिवार में श्रेयांशी से सुंदर गुणी लड़की कोई नहीं है। हाँ तो तुम्हें पता नहीं है क्या, इसकी पहले भी तो सगाई हो गई थी, पर सगाई के 2 महीने बाद ही रिश्ता टूट गया। लड़की में कोई खोट होगी तभी तो रिश्ता टूटा। बड़े भले लोग थे वो, जमींदार थे गांव के, और लड़का तो दिल्ली में रहता था, वहीं से पढ़ता था। बहुत ही सुंदर और नेक लड़का था। वो क्या नाम था उसका, याद ही नहीं आ रहा है। रिहान नाम था लड़के का। सब पता है मुझे। रिश्ता उन्होंने नहीं बल्कि डॉक्टर साहब ने तोड़ा था। अरे हुआ क्या था कि जमींदार साहब के छोटे भाई ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, और जमींदार साहब अर्श से फर्श पर आ गए। और बस फिर क्या था, डॉक्टर साहब को लगा इस परिवार में अब उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी उन्हें तो लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए था। पूरे 1 साल से लड़के देख रहे थे, तब जाकर सरकारी अधिकारी मिला है। अरे बहन, हमें क्या, चलो हम तो खाना खाने चलते हैं। हाँ और क्या, वैसे भी बहुत अच्छा इंतजाम है खाने का। वो दोनों तो चली जाती हैं, लेकिन श्रेयांशी को उलझन में डाल जाती है। वही जानती थी कि कैसे उसने खुद को इस शादी के लिए तैयार किया था। 2 महीने में ही बहुत लगाव हो गया था उसे रिहान से। लगाव क्या, अगर प्यार भी कहे तो गलत नहीं होगा। जब उसे पता चला था रिहान के चाचा ने धोखे के बल से उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, उसे बहुत बुरा लगा था। तब वो रिहान से बात भी नहीं कर पाई। उससे पहले ही उसके पापा ने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला किया, जिसे सुनकर ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत समझाया, बहुत मन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसके पापा टस से मस नहीं हुए। उसे सख्त हिदायत भी दी गई कि वो रिहान से न तो फोन पर बात करे और न ही किसी तरह का कोई संपर्क रखे। अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपने पापा का मरा मुंह देखना होगा। बहुत मुश्किल था उसके लिए, जिसके साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखे थे, उसे छोड़कर किसी और के साथ घर बसाना। पर दिल के रिश्ते पर खून का रिश्ता भारी पड़ ही गया। पर उसे दहेज वाली बात नहीं पता थी। इतनी बड़ी बात आप हमसे कैसे छिपा सकते हैं पापा, जबकि आप जानते हो कि हमें दहेज लेने और देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। वह तिलमिला उठती है और पापा से बात करने उनके कमरे की तरफ जाती है। वह दरवाज़ा खोलने वाली ही होती है कि उसके कानों में अंदर चल रही बात सुनाई पड़ती है। ये क्या कह रहे हैं आप इस वक्त हम इंतजाम कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। श्रेयांशी ने हल्के से दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके पापा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, और उसकी माँ सोफे पर बैठे हुए उनकी ओर देख रही थी। देखिए समधी जी, हम तो पहले से ही 20 लाख दे रहे हैं, और आप अब एकदम से कैसे, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक बेटी और है, आप लास्ट टाइम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हेलो, फ़ोन काट दिया। श्रेयांशी की माँ रुचिका बोली, क्या हुआ जी, क्या कह रहे हैं समधी जी?
20 लाख रुपए, 10 तोला सोना और सभी मेहमानों के लिए अच्छे उपहार होने के बावजूद उन्हें अब गाड़ी भी चाहिए। अब क्या करेंगे हम? पहले श्रेया की शादी में इतना खर्चा हो गया है। अरे हम एक बेटी पर ही इतना खर्च कैसे कर पाएंगे? रोशनी की भी तो शादी करनी है, आयुष की पढ़ाई भी है, कैसे मैनेज होगा सब? पापा ये सब क्या है? आप दहेज 20 लाख, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई क्यों? श्रेयांशी को वहाँ देखकर दोनों ही पति पत्नी चौंक गए और उसके पापा भड़कते हुए बोले, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा श्रेयांशी, ऐसे छुप छुप कर बड़ों की बातें नहीं सुनते हैं और न ही उनसे सवाल करते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और आप कहते हैं कि हम सवाल भी ना करें। आप जानते हैं ना कि हमें दहेज सबसे ही कितनी नफरत है। हमने कितनी ही लड़कियों को इंसाफ दिलाया है, कितने ही दहेज के लालचियों को सजा दिलवाई है, और आज जब बात हमारी है तो हम चुप रहें? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। आप इस घर की बड़ी बेटी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे जबान लड़ाएं। आज आपकी शादी है और आप उसी पर ध्यान दें, बाकी की बातें बड़ों पर छोड़ दें। लेकिन पापा, श्रेयांशी और कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाइए, अभी उन्होंने तेज आवाज में कहा। एक बात याद रखिएगा पापा, हम आपकी बेटी हैं, गलत सहना हमारे खून में ही नहीं है और हम उन लड़कियों में से नहीं हैं जो अपने ही पेरेंट्स को बर्बाद करके अपना घर बसा ले। हम वो हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स की शान में एक छोटी सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं। अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ ना पापा, तो हम मंडप में से उठने में देर नहीं करेंगे। बहुत बदतमीज हो गई हो आप, अभी के अभी अपने कमरे में जाइए। श्रेयांशी को इस वक्त वहाँ से जाना ही सही लगा। वो गुस्से में अपने कमरे में आ गई। ये सही नहीं हुआ रुचिका, श्रेयांशी अब चुप नहीं बैठेगी, इसलिए हमने उन्हें कुछ पता नहीं चलने दिया था। अब क्या करेंगे हम? जब आपको पता था तो आपने ऐसी जगह उसका रिश्ता क्यों किया जहाँ इतना दहेज मांग रहे थे? जरूरी थोड़ी ही था कि लड़का सरकारी वाला ही हो, हम कोई और ही देख लेते। हमारी श्रेया बेस्ट ही नहीं, परफेक्ट है, और वो एक परफेक्ट जीवन साथी ही डिजर्व करती है, कोई ऐसा वैसा नहीं। हम बात करेंगे जमाई सा और समधी जी से, वो जरूर समझेंगे। इधर श्रेयांशी कमरे में आकर अपने बेड पर बैठ गई, फिर एकदम से खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, हमें कुछ करना ही होगा, कोई ले या ना ले, पर हम अपने लिए स्टैंड जरूर लेंगे। पर क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम अमन जी से बात करते हैं, हाँ यही सही रहेगा, वो ज़रूर समझेंगे। और क्यों नहीं, वो खुद एक IPS अफसर हैं, शायद उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। वो अमन को फ़ोन लगाती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। वो बार बार ट्राई करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, अमन से उसकी बस नाम मात्र ही बात होती है। जब वो अमन से पहली बार मिली थी तब भी उन दोनों की कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। श्रेयांशी के बारे में जानने में उसने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, बस उसने अपनी तारीफ़ों के ही पुल बांधे कि कैसे उसने मेहनत करके अपनी पहचान बनाई है। लेकिन श्रेयांशी क्या सोचती है और क्या नहीं, ये जानने की उसने कोशिश ही नहीं की। और श्रेयांशी के दिमाग में तो बस रिहान ही था। उसने भी जैसे उससे मिलकर बस औपचारिकता ही निभाई हो, उसे आज भी याद थी रिहान और उसकी पहली मुलाकात, जब उससे मिलने के लिए एक रेस्तरां में गई थी अपनी छोटी बहन के साथ। फ्लैशबैक में चलते हैं। रोशनी हद है, लड़की हम हैं और आने में टाइम इसे लग रहा है, पता नहीं कौन सा नमूना पसंद किया है पापा ने हमारे लिए। श्रेयांशी ने परेशान होते हुए कहा। अरे श्रेया दी, मतलब लेट होने का लाइसेंस हम लड़कियों को ही थोड़े ना मिला है, कोई नमूना नहीं है वो, बल्कि यूनिक पीस है। मतलब लोग अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने आते हैं, पर इन महाशय ने आपको अकेले मिलने बुलाया है। बहुत मॉडल सोच वाला इंसान है, तभी दो नज़रें उन दोनों पर ठहर जाती है। रोशनी, तू ना कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, पर गलत फहमी मत पाल। लोग 21वीं सदी में आज के ज़माने की सोच रख भी ले, लेकिन शादी के बारे में सबकी सोच 19वीं सेंचुरी की ही होती है। लड़के को लड़की पसंद होनी चाहिए, बाकी लड़की क्या सोचती है उससे क्या। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लड़की को घर का काम आता है या नहीं। मतलब हद है यार, पत्नी चाहिए या काम वाली। और इस बात से किसी को कोई मतलब ही नहीं
कि लड़की की कैरियर का आगे क्या फ्यूचर है। ओ झांसी की रानी, शांत हो जाइए। कहाँ की बात कहाँ ले गई आप? आपके अंदर जो वकील की आत्मा है ना, वो किसी वायरस की तरह फैल गई है आप में। तभी उसकी नज़र पीछे खड़े लड़के पर गई और वो चुप हो गई। श्रिया दी, मेरी फ्रेंड, देखो वहाँ पर बैठी है, आप लोग बात करो, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो फुर्ती से भाग गई। इसे क्या हुआ? इसकी फ्रेंड कहाँ दिख गई इसे? और आप लोग बातें करो यहाँ, और है ही कौन पागल कहीं की। तभी पीछे खड़ा शख्स उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। हेलो मिस श्रेया। श्रेयांशी की नज़र उस पर पड़ी तो वो एकदम से चौंक गई और अपने मन में, कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया? सुन भी लिया तो क्या? मैंने कौन सा कुछ गलत बोला? हेलो श्रेयांशी। ओ हाँ श्रेयांशी, मैं रिहान जी। आपकी फ़ोटो देखी है मैंने। आई नो, आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। क्यों, आपको हमसे कुछ नहीं पूछना? बिकॉज आई लाइक यू, और मेरी तरफ से हाँ है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। श्रेयांशी की आंखें हैरानी से फैल गई। वाट, क्या बोल रहे हैं आप? हमें जानते ही कितना है, और इतनी जल्दी आपने शादी का फैसला भी कर लिया? स्टेज, आई कांट बिलीव। मैं आपको 2 महीने पहले से जानता हूँ। आपकी दोस्त शिव्या की शादी याद है? आपको वहाँ दहेज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और आपने दूल्हे को बहुत अच्छे से लेक्चर दिए थे और उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर बिना दहेज के शादी की, जबकि वो मेरा दोस्त था। बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन फिर भी वह नहीं समझ रहा था। यू नो व्हाट श्रेयांशी, चुप रहकर तमाशा देखना बहुत आसान होता है और आवाज़ उठाना मुश्किल। और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए जब मुझे आपकी फ़ोटो दिखाई गई तो मेरे पास मना करने की वजह थी ही नहीं। और अगर हम इस शादी के लिए ना कर दे तो? हाँ बिल्कुल, आप कर सकती हैं। आई नो, हमारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी सब कुछ फाइनल कर रखा है। हमारा मिलना बस एक फॉर्मेलिटी था, पर आप टेंशन मत लीजिए। आई प्रॉमिस, आपकी मर्जी के बिना ये शादी नहीं होगी। श्रेयांशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन हम ना क्यों करेंगे? वो तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। लेकिन रिहान जी, हमने बहुत मेहनत की है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। हमारे घर में कोई भी लड़की पढ़ाई के बाद जॉब नहीं करती है, पर हमने बहुत मुश्किल से पापा को मनाया है और हम बस यही चाहते हैं कि हम अपना काम शादी के बाद भी कंटिन्यू रखें। मतलब आपकी भी हाँ है? जी वो हमारा मतलब। रिहान हंसते हुए, रिलैक्स, आपका जो मन हो आप कर सकती हैं और मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी वकील बनेंगी। श्रेयांशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वैसे श्रेयांशी जी, वैसे मैं 21वीं सदी में ही जी रहा हूँ। किसी और को फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आपको मैं पसंद हूँ या नहीं। और हाँ, मेरे घर वालों को बहू चाहिए और मुझे एक साथी, कोई नौकरानी नहीं। श्रेयांशी समझ गई थी कि उसने रोशनी और उसकी बातें सुन ली। जी वो हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो हम तो बस जस्ट चिल यार। शादी से पहले सभी लड़कियों के माइंड में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी भी एक बड़ी बहन है और उनकी शादी के टाइम पर वो आपकी जगह होती थी और मैं रोशनी की जगह। सो जस्ट रिलैक्स। थैंक्स रिहान जी हमें समझने के लिए। ओ प्लीज़ यार, रिहान जी सुनने में बड़ा अजीब है। कॉल मी रिहान, ओके? लेकिन आप भी तो हमें श्रेयांशी जी बोल रहे हैं। मैंने तो आपको श्रेया ही बोला था, आपने ही रिपीट किया श्रेयांशी। वो क्या है ना, श्रेया नाम से हमें सिर्फ हमारे घर वाले बुलाते हैं, इसलिए हमने। तो अब मैं आपको क्या बोलूं? अगर आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, मैं श्रेयांशी ही। अरे नहीं, आप हमें क्या जी? ओके श्रेयांशी जी नहीं, आप श्रेया बोल सकते हैं। श्रेया तो आप घर वालों के लिए है ना। मैं तो आपको कुछ स्पेशल नाम से बुलाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा। बट सबसे पहले आप मुझसे दोस्ती करेंगे? रिहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। श्रेयांशी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी फ़ोन कॉल की रिंग से श्रेयांशी की तंद्रा टूटी। उसने देखा फ़ोन अमन का था। वो उठा पाती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। उसने फिर फ़ोन लगाया। हेलो श्रेयांशी, एक बार में फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? वो हम क्या हुआ, कुछ काम है? सब ठीक है ना? जी वो अमन जी, हमें आपसे बात करनी है। हाँ तो शादी के बाद कर लेना, इतना क्या ज़रूरी है कि बार बार कॉल किए जा रही हो? बस अभी बारात निकलने ही वाली है।
अमन जी, हमारी बात बहुत ज़रूरी है, हमें अभी ही बात करनी है आपसे, प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं वहाँ पहुँचते ही तुमसे बात करूँगा। ठीक है। श्रेयांशी फ़ोन रख देती है। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जागती है। श्रेयांशी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि अब उसे अमन से ही उम्मीद थी। बारात आ चुकी है और पता नहीं कब वरमाला के लिए लेने आ जाए। अमन जी, कहाँ हैं आप? वो फिर अमन को कॉल करती है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और अमन अंदर आता है। ऐसा भी क्या हो गया है श्रेयांशी कि तुम शादी तक का भी वेट नहीं कर सकी? तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ मैं। हम समझते हैं अमन जी, लेकिन हमारा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो जो भी है जल्दी बोलो, वरना कोई आ जाएगा। टाइम नहीं है मेरे पास। श्रेयांशी उसे सब कुछ बता देती है। तो उस पर अमन उससे कहता है, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? ये सब तो अपनी फैमिली और सोसाइटी में नॉर्मल है यार। तो ऐसे बात को इतनी बड़ी क्यों बना रही हो? और मैं पापा और दादाजी को जानता हूँ, वो नहीं मानेंगे। उनसे कहने का कोई फायदा भी नहीं है। मतलब आपको सब पता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है दहेज से? श्रेयांशी ने हैरानी से कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यार, यह सब तो बड़ों का मैटर है और अपनी कास्ट में तो ये सब नॉर्मल है। और वैसे भी तुम्हारे पापा आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। श्रेयांशी हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमन ऐसी सोच भी रख सकता है। अमन जी, आप ऐसी सोच रखते हैं? आई कांट बिलीव। आपने अपने सोशल अकाउंट पर दहेज के खिलाफ इतनी सारी पोस्ट डाल रखी हैं और आप ओ प्लीज श्रेयांशी, बात को इतना भी मत बढ़ाओ। तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे तो मेरे घर वाले जबरदस्ती तुम्हारे घर वालों से मांग रहे हैं। तुम्हारे पापा खुद अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जब हमारी शादी की बात हो रही थी तभी ये सब फिक्स हो चुका था। तुम्हारे पापा की गलती है कि उन्होंने तुम्हें अंधेरे में रखा। और तुमने क्या मेरा सोशल अकाउंट देखकर मुझसे शादी के लिए हाँ कही थी? उस पर बिफरते हुए बोला। श्रेयांशी के होश उड़ गए उसकी बात सुनकर, और उसका ऐसा रवैया होगा ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बर्ताव से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उससे बोली, अमन जी, आपके घर से फ़ोन आया है। पापा जो भी अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना, उसके अलावा भी उन्होंने गाड़ी की डिमांड की है। ये आपको पता है? तो मतलब तुम्हें प्रॉब्लम गाड़ी से है ना? तो मैं पापा को मना कर दूंगा गाड़ी के लिए, फिर ठीक है ना? आपका मतलब है आपको भी दहेज चाहिए था? और जी, आपके घर वालों की नई डिमांड है, सब पता है आपको? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे सब पता है। लेकिन तुम क्या चाहती हो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये शादी करना चाहती भी हो या नहीं? कहीं तुम अभी भी रिहान के बारे में सोच रही हो और इसलिए इस शादी से बचने के लिए ये बहाना ढूंढ रही हो? अमन ने शक भरे लहजे में कहा, जिससे श्रेयांशी भी थोड़ा बौखला गई। अमन जी, आप बात को घुमाकर उसे पलटना चाहते हैं। आप रिहान को लेकर पूरी तरह निश्चित रहें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमें, इसलिए पॉइंट पर रहिए। आप क्या सोचते हैं ये तो हमने जान लिया, और अब हमारी बात सुनिए, क्योंकि शायद आप हमें अच्छे से नहीं जानते हैं। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। एक जागरूक नागरिक हो, अपने खुद के दम पर एक एनजीओ भी चलाती हो, बेसहारा लोगों के लिए सामाजिक कामों में भी बहुत एक्टिव रहती हो, सोशल इवेंट्स में भी तुमने दहेज के खिलाफ बहुत कुछ बोला है और उससे रिलेटेड केस भी लड़े हैं। बट श्रेयांशी, यहाँ पर बात अलग है। तुम्हारे पापा ने खुद 20 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। हम नहीं आए थे उनके पास, और ये रिश्ता भी तुम्हारी तरफ से ही आया था, हमारी ओर से कोई पहल नहीं हुई थी। बट तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? बिकॉज तुम बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती शादी में। तुम्हारे पापा ही ने कहा था कि इन सब के बारे में तुम्हारे सामने कोई बात नहीं होगी। जब आप हमें इतने अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि जब हमें पता चलेगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। हम दूसरों की शादी में दहेज का लेना देना पसंद नहीं करते, तो ये तो हमारी खुद की शादी है, हम कैसे इतना गलत होने देंगे? वो गुस्से में बोली। तो ये अपने घर वाले से क्यों नहीं कहा तुमने? मैं अपने बड़ों के बीच में नहीं बोलता। उन्होंने जो डिसीजन किया मैंने वही मान लिया। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई अमन जी। आपके घर वालों ने आपकी कीमत लगा दी और आप कह रहे हैं कि आप उनके सामने नहीं बोलेंगे। आप चुप रहें, लेकिन हम नहीं रहेंगे। और वैसे भी हम बचपन से ही समाज के खोखले नियमों को तोड़ते हुए आए हैं, तो आज एक और सही। अगर ये शादी दहेज के बिना नहीं हो सकती है तो नहीं चाहिए,
हमें एक खरीदा हुआ सरकारी दूल्हा, क्योंकि दहेज के बस दो ही मतलब होते हैं, या तो आप में दूल्हे को खरीद लिया है या फिर दुल्हन का आगे का खर्चा भी लड़की के माँ बाप ने एडवांस में ही दे दिया है। और अगर लड़की की आगे का खर्च भी अगर उसके पेरेंट्स को ही देना है तो लड़की का कोई हक नहीं बनता उसे अपनी पत्नी बना के साथ ले जाने का। अब आप हमें बताइए कि हमारी शादी में दहेज का क्या रोल है, या आपकी कीमत है या हमारा आगे का खर्च, क्योंकि ये गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो अपनी सोशल इमेज बना रखी है वो आप ना हो, लेकिन हमने जो सोशल इमेज बाहर बनाई है हम वो वास्तविक है, फेक नहीं। श्रेयांशी की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था और डर का तो नामो निशान नहीं था, जो कि अमन साफ देख सकता था। वो समझ गया था कि श्रेयांशी ये शादी तोड़ देगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने वसूली के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। और अगर ये शादी टूट गई तो उसकी और उसके परिवार की इज्जत समाज में क्या रह जाएगी। इसलिए उसने श्रेयांशी की कड़वी बातों को ध्यान में ना रखकर बात को संभालते हुए कहा, श्रेयांशी प्लीज शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला सही नहीं होता है। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा पापा से, वो मेरी बात मान जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये शादी बिना दहेज की ही होगी। श्रेयांशी उसे हैरानी से देखने लगी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो, क्या अमन सच में मान गया है? अब ठीक है ना, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अभी बहुत देर हो गई है, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। आप जाइए। अमन चला जाता है, लेकिन श्रेयांशी की उलझन अब और बढ़ जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पापा ने उसके लिए जीवन साथी चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे समझ आ गया था कि उसकी शादी जिससे होने जा रही है उसकी सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती। उसके पापा ने जब रिहान से रिश्ता तोड़ दिया था तब से उन्होंने सोच लिया था कि अब वो श्रेयांशी की शादी किसी सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से ही करवाएंगे, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। श्रेयांशी के मन में रिहान से दूर होने का गम था और रिहान के सपने तोड़ने का गिल्ट भी। और इसी बीच उसे होश ही नहीं था कि उसकी शादी जिससे हो रही है उसके बारे में कुछ जान भी सके। उसके पापा ने जो भी निर्णय लिए उन्हें साहस स्वीकार कर लिया। रिहान उसे बहुत पसंद करता था और वो भी उसे। श्रेयांशी ने जितने सपने रिहान के साथ देखे थे उससे भी ज़्यादा सपने रिहान ने श्रेयांशी के साथ सोचे थे। श्रेयांशी ये सब सोचते सोचते उन पलों में चली जाती है जब वो रिहान के साथ थी। रिहान, आप हमें यांशी क्यों बुलाते हैं? श्रेयांशी ने फ़ोन को एक कान से दूसरे कान पर लगाते हुए कहा। आपको सब प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? श्रेया। श्रेया नाम से? आपके फ्रेंड और बाहर भी आपको सब इसी नाम से जानते हैं? नहीं, बाहर वाले कोई नहीं, बस हमारे घर वाले। तो आप तो मेरी होने वाली घरवाली है ना। मेरे साथ आपका रिश्ता यूनिक है, सबसे अलग, तो निकनेम भी यूनिक होना चाहिए ना। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, और नाम रखने का भी आपको सीखना है तो सीख सकती हैं, फ्री में सिखा दूंगा। और नाम तो मैंने हमारे बच्चों के भी सोच रखे हैं, रियांशी और रिहांस। रिहान, आप भी ना, मतलब कैसे इतनी बातें कर लेते हैं अपने मुंह से? इतने सपने भी मत देखा कीजिए रिहान, कभी कभी अपनी ही नज़र लग जाती है और आपका साथ सपने जैसा लगता है। हमें बस डर है कहीं ये सपना टूट ना जाए। ओफो यांशी, आप फिर सेंटी बातें करने लगी, इसलिए आपने मुझे कॉल किया था? अरे हम तो भूल ही गए, यूपीएससी के फॉर्म फिल हो रहे हैं, आप भरेंगे क्या? मैं भर के क्या करूँगा, वैसे भी कुछ महीनों बाद मैं पीएचडी भी कंप्लीट कर लूँगा, तो मुझे टाइम ही कहाँ मिलेगा। एंड यू नो ना, ये एग्ज़ाम कितना टफ है। आई नो, बट ट्राई तो कीजिए। और वैसे हमने पहली बार आपसे कहा है, आप हमारी बात नहीं मानेंगे? ऐसा हो सकता है कि आपकी बात ना मानूं? जरूर मानूंगा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। रिहान, तभी रोशनी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। श्रेया दी, वरमाला के लिए बोल रहे हैं, आप तैयार हो ना? तभी वो उसके चेहरे की ओर देखती है। दी, आप ठीक हो ना? आप रो रहे थे क्या? हम ठीक है रोशनी, अगर इतना दम घुट रहा है तो क्यों अपनी जिद पर अड़ी हैं आप? अभी भी वक्त है। दी, छोड़ दीजिए ये जिद। रोशनी प्लीज़, तुम एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों ही बात कर रही थी तब शिव्या अंदर आई। लोगों को सीख देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद के अमल करने की आए ना तो अच्छों की फट जाती है। शिव्या ने अंदर आते हुए कहा। श्रेयांशी उसे असमंजस सी नज़रों से देखने लगी। क्यों मैडम, भूल गई? मेरे टाइम पर तूने मुझे कितना ज्ञान दिया था, और वैसे भी
तेरे मन से पूछूं तो तुम ये शादी नहीं करना चाहती। श्रेयांशी बोली, क्या है यार ये, तुम लोगों ने फिर से वही राग अल्पना शुरू कर दिया। जिस रास्ते हम चाहकर भी नहीं जा सकते हैं तो बार बार हमें उस रास्ते का पता बताओगी तो उससे क्या होगा? क्यों हमारे जख्मों को खुरेदती हो? सच हमेशा कड़वा होता है श्रेया, और आज के टाइम पर सबसे बड़ा सच ये है कि तेरे दिल में आज भी रिहान है। तुम आज भी उससे प्यार करती हो, ये सब तुम बहुत अच्छे से जानती हो, पर मानती नहीं हो। और तुम ये शादी अपने पापा के लिए कर रही हो, और तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी अमन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम इस शादी से बहुत खुश रहोगी। पर नहीं, तुम खुश नहीं रहोगी, और अमन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अमन अपनी सफलता के मद में चूर एक घमंडी इंसान है, और तुम इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी डाउन टू अर्थ टाइप की लड़की हो। आई एम 100% श्योर तुम दोनों की कभी नहीं निभेगी। इनफ शिव्या, क्या चाहती हो तुम? हम इस शादी से भाग जाएं और रिहान के पास चले जाएं और छोड़ जाएं हमारी फैमिली को एक जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए, ताकि उन्हें सब उंगली से बताएं कि यही है वो लोग जिनकी बेटी ने ऐसा काम किया है कि ये सिर उठा के नहीं चल सकते हैं। यू नो व्हाट शिव्या, हमारी फैमिली में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। दादाजी के पास बहुत पुश्तैनी ज़मीन है। उन्होंने किसी को, बुआ या चाचा जी को, किसी को ज़्यादा पढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन पापा ने जैसे तैसे उन्हें समझाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गए और उनकी जॉब लग गई। तब दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका जॉब करना, लेकिन पापा ने उनके खिलाफ जाकर अपना काम जारी रखा और इतने बड़े डॉक्टर बन गए। दादाजी भी ज़्यादा दिन उनसे दूर ना रह सके। समय के साथ थोड़ा बदलाव आया। हमारे घर के लड़कों को पढ़ने की और जॉब करने की इजाज़त है, पर लड़कियों को बस पढ़ने तक की है। जब हमने वकील बनने का फैसला किया तो सब उस फैसले के खिलाफ थे, पर हमारी जिद के आगे पापा को झुकना ही पड़ा। हम वकील तो बन गए, लेकिन हमारे पूरे परिवार की सोच हमारे लिए बदल गई। उन लोगों के हिसाब से हम अब मनमानी करेंगे और कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, पर हमने हमेशा उन लोगों को हमारे काम से गर्व महसूस कराया है, और अब सबकी सोच बदलने भी लगी है। ये सब समझती हूँ मैं, लेकिन तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकती हो? शिव्या, अगर तुम्हारे हिसाब से हम हमारे बारे में सोचें ना, तो हमारी फैमिली जो पहले हमारे बारे में सोचती थी ना, उस सोच पर मोहर लग जाएगी, और हमारी बहनों की भी पढ़ाई शायद रोक दी जाए, क्योंकि इन सब का इल्ज़ाम हमारी पढ़ाई पर ही लगेगा। और हम इतने स्वार्थी कभी नहीं हो सकते कि अपने घर वालों की इज्जत और अपनी बहनों का भविष्य दांव पर लगा के अपनी खुशियाँ मनाएं। इसकी बात सुनकर शिव्या भी इमोशनल हो जाती है और रोशनी की आंखों में से आंसू निकल आते हैं। अरे रोशनी, तुम भी यहीं अटक गई? और शिव्या तुम भी? वरमाला के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। आ रहे अंकल जी, शिव्या ने कहा। और तुम दोनों अभी से इमोशनल मत हो, अभी विदाई में समय है। डॉक्टर साहब ऐसा कहकर तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों ही उनकी बात सुनकर खुद को नॉर्मल करती है। वरमाला के लिए चली जाती है। एक बड़ा सा हॉल जहाँ की सजावट बहुत शानदार थी और स्टेज को बहुत करीने से सजाया गया था। सब दुल्हन का ही इंतजार कर रहे थे। तभी म्यूजिक सिस्टम में ढोल नगाड़े का स्वर गूंजने लगता है और हॉल में श्रेयांशी अंदर आती है। अमन श्रेयांशी की ओर देखता है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उन दोनों को स्टेज पर छोड़कर सब नीचे आ जाते हैं। दोनों के हाथ में वरमाला होती है। अमन सबकी नज़र बचाकर धीरे से उससे कहता है, मैंने पापा से बात कर ली, वो मान गए। श्रेयांशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। थैंक्स, वो धीरे से उससे कहती है, और दोनों की वरमाला अच्छे से संपन्न हो जाती है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सच में अमन के घर वाले मान गए हैं या बात कुछ और ही है? जानने के लिए हमारी कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। कहानी बहुत ही मज़ेदार है।